क्या तुम सब औरतों के दिमाग का कोई पेंच ढीला है क्या? लियू रुयान एकदम ठंडे अंदाज में चलकर पास आई। वो स्कैल्पल रहने दो, एनकी। अपनी ये ठरकी ट्रिक्स बंद करो। इस बच्चे के जख्म का इलाज करो और देखो अगर कोई निशान रह गया तो। लियू रुयान एक पल के लिए रुकी और मुझे कांपते हुए देखा। तो मैं तुम्हारे रिसर्च इंस्टीट्यूट की साल की बची हुई सारी फंडिंग काट दूंगी। एनकी के हाथ में वो स्कैल्पल बड़े ही स्मूथली घूमा, जैसा आप कहें मेरी प्यारी स्पॉन्सर साहिबा। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और डिसइंफेक्टेंट की स्मेल वाला हाथ बढ़ाकर मेरा गाल खींचने लगी। उसकी आंखों में वैसी ही एक्साइटमेंट चमक रही थी जैसे किसी लैब रैट को देकर होती है। छोटे भाई डरो मत, मेरे इंजेक्शंस में भाई बहुत भयंकर वाला दर्द होता है। इस वक्त उसकी नजर ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसे वो किसी पेशेंट को देख रही हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ताजे और जूसी प्रीमियम स्टेक को देख रही है। एनकी दीदी, मैंने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और लियू रुयान की बाहों में घुसने की पूरी कोशिश करने लगा। मुझे लगता है कि मैं अभी भी बच सकता हूं। इसे एम्प्यूटेशन की तो कोई जरूरत नहीं है ना? बचाओ भाई, ये औरत तो पक्का कोई साइको ठरकी है। उसने जिस तरह से मुझे देखा, भाई मेरी तो किडनी में ही दर्द होने लगा। लियू रुयान, अब ये चुपचाप खड़े रहने वाला नाटक बंद करो और मुझे बचाओ, और भाई जैसे उसने मेरे दिल की पुकार सुन ली हो। लियू रुयान थोड़ी साइड हुई और उसने धीरे से एनकी का रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये घूरना बंद करो, बच्चे को मत डराओ। लियू रुयान की आवाज अब भी ठंडी थी, पर उसमें साफ वार्निंग झलक रही थी, जैसे उसने मेरे दिल की पुकार सुन ली हो। लियू रुयान, वो हल्की सी साइड हुई और धीरे से एनकी का रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये घूरने वाला स्टाइल बंद करो, बच्चे को मत डराओ। लियू रुयान की आवाज अब भी ठंडी थी, पर उसमें हल्की सी वार्निंग थी। फट्टू कहीं के। एन की धीरे से हंसी और उसने अपना स्कैल्पल वापस रख लिया। वो पास आई, उसकी हाई हील्स फर्श पर खटक रही थी और उसने मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसकी उंगलियां एकदम बर्फीली थी और उनमें से डिसइंफेक्टेंट की स्मेल आ रही थी। इतने डरपोक हो फिर भी स्कूल में पंगा लेने की हिम्मत कर ली। इतने फटतू हो फिर भी उस 300 पाउंड के मोटे को गुस्से से बेहोश कर दिया। बच्चे, मैंने वो वीडियो देख लिया है जो पे युआन ने पोस्ट किया था। एनकी मेरे कान के पास झुकी और उसकी सांसें मेरे कान को छूने लगी। नॉट बैड परफॉर्मेंस, नन्हे ग्रीन टी। भाई मेरी पूरी बॉडी एक पल में फ्रीज हो गई। धत तेरे की, क्या इस औरत के पास माइंड रीडिंग पावर्स हैं क्या? या फिर मेरी एक्टिंग कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप हो गई थी? जो भी हो, जब तक मैं फट्टू बनने का नाटक करूंगा कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैंने झटके से अपना चेहरा छिपा लिया और लियू रुयान की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और कसर पूरी करने के लिए थोड़ा कांपने भी लगा। तभी ब्रेक्स की एक जोरदार चीख ने विला की शांति को भंग कर दिया। मैंने देखा कि एक पीली मैबैक बड़े टशन में गेट की तरफ आ रही थी और वो लगभग लियू रुयान के रोल्स रॉयस से भिड़ने ही वाली थी। एक आवारा कुत्ता, क्या इसके भौंकने में इतना दम है कि लू ग्रुप की बिल्डिंग ही ढह जाए? ये बोलने के बाद लियू रुयान की वो ब्यूटीफुल आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई। उसकी नजर एक बार फिर मेरी बाहों में दबी उस छोटी सी ब्लैक नोटबुक पर जा टिकी। उस निकम्मे के मुकाबले मुझे अभी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। लियू रुयान ने अपनी पतली सी उंगली बढ़ाई और रोजवुड टेबल पर रखे उन शब्दों को धीरे से थपथ पाया। और इस लाइन का क्या? मैंने नोटबुक को कस के पकड़ लिया। भाई मेरी तो पूरी बॉडी ही फ्रीज हो गई। सीरियसली दीदी, वो आपका फियांसे है। ये आपकी कंपनी के स्टॉक प्राइस का सवाल है। ये आपका पूरा बिजनेस एम्पायर है और आप यहां मुझसे 2 मैंगो पुडिंग के लिए चिक चिक कर रही हो। क्या आप अमीर लोगों का दिमाग सोने के वर्क में लिपटा होता है क्या? एकदम एयरटाइट। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और उसे बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा। एक्चुअली मुझे शायद कुछ गलत याद रहा। वो पुडिंग तो एक चूहा चुरा ले गया था। मेरे घर का चूहा भाई बहुत बड़ा है, उसे तो हाई हील्स पहनना भी आता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, एक खुशबूदार हाथ ने सीधा मेरा गाल खींच लिया। पे युआन मेरे एकदम करीब आ गई। उसकी आज की वो टाइट रेड ड्रेस सच में कतई जाहर थी। उसकी नेकलाइन इतने लो थी कि बस हल्का सा सिर झुकते ही वो पावरफुल विजुअल इंपैक्ट किसी भी मर्द को ढेर कर दे। ओहो, मेरा छोटा सा लाडला तो अब तंज कसना भी सीख गया है। पे युआन इतनी जोर से हंसी कि उसकी पूरी बॉडी लहराने लगी। उसके दूसरे हाथ ने बड़ी शरारत से मेरी बाहों से वो छोटी नोटबुक छीन ली। ओहो बहनों, जरा ये तो देखो, इस हैंडराइटिंग को तो देखो यार, कितनी टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे किसी कुत्ते ने घसीटा मार दिया हो। भाई यहां तो एक स्कल भी ड्रा किया हुआ है।
अरे बाप रे, इस स्कल पर ये बो क्यों लगा हुआ है? क्या ये मैं हूं? पे युआन ने नोटबुक में बने एक डूडल की तरफ इशारा किया। गुस्सा होने के बजाय उसने अपना चेहरा हाथों में थाम लिया और ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे वो क्यूटनेस से एकदम पिघल ही गई हो। ऊपर से तो बड़े क्यूट बनते हो कि मैं फ्लोरल ब्लाउज पहनूं, पर पीठ पीछे मेरे लिए बो ड्रा करते हो। भाई, ये तो लेजेंडरी सुंदरे निकला। पे युआन ने मेरे माथे पर एक जोरदार किस किया, जिससे लिपस्टिक का एक गहरा लाल निशान वहां छप गया। मुझे तुम्हारी ये कहते कुछ हो और करते कुछ हो वाली बात कतई पसंद है, ओ छोटे शैतान। मैंने मन ही मन चिढ़ते हुए कहा, अबे सुंदरे कौन है भाई? मैं तो साफ साफ एक एक्स ड्रा करने की कोशिश कर रहा था, पर पेन की इंक ही खत्म हो गई। तो बस मैंने जुगाड़ से 2 स्ट्रोक्स मार दिए और देखो, इसने तो उसमें भी अपनी ही कहानी बना ली। मैंने मन ही मन सोचा, पे युआन का कहानियां गढ़ने का ये टैलेंट तो भाई वेस्ट हो जाएगा अगर वो नोवेलिस्ट नहीं बनी। एन के भी पास आ गई मेंटल हॉस्पिटल वीआईपी वाले नोट की तरफ इशारा करते हुए वो इतनी जोर से मुस्कुराई कि उसके चश्मे पर लाइट रिफ्लेक्ट होने लगी। तो भाई, तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये वाली इमेज बनी हुई है। ये बोलते हुए उसने अपनी नाक पर टिके चश्मे को ऊपर सरकाया। उसके चेहरे पर गुस्से का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि उसने मुस्कुराकर मेरा सिर थपथ पाया। तुम्हारी जजमेंट बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अगली बार मैं तुम्हें लैब ले जाऊंगी और दिखाऊंगी कि असली पागलपन क्या होता है, समझे? मैं इतना डर गया कि मेरा सिर किसी डमरू की तरह पागलों की तरह हिलने लगा। भाई, बिल्कुल नहीं। मुझे सच में डर है कि वहां मैं पैरों पर चलता हुआ जाऊंगा और स्ट्रेचर पर बाहर आऊंगा। क्या पता मुझे कोई स्पेसिमेन ही बना दिया जाए। तभी आखिरकार लियू रुयान बोली। उसकी उंगलियां टेबल पर धीरे से थपथ पा रही थी। उसकी आवाज ठंडी थी, पर उसमें कतई अनबिटेबल क्वीन वाला औरत। चलो अब बहुत हुआ, बच्चे को तंग करना बंद करो। मुझे फील हुआ कि भले ही वो मुझे बचा रही थी, पर उसकी वो नशीली आंखें मुझे ही घूर रही थी और उसके होठों पर एक शरारती स्माइल थी। अगर छोटे बा को मेरे पुडिंग से इतनी ज्यादा चिढ़ है, लियू रुयान ने अपना सिर घुमाकर पसीना पोंछ रहे अंकल लियू की तरफ देखा। वो कौन सी पेस्ट्री शॉप थी? अंकल लियू थोड़े हैरान रह गए, फिर झट से झुककर बोले, वो 3 मिशेलिन स्टार स्वीटहार्ट पवेलियन है। वहां हर दिन लिमिटेड सप्लाई ही होती है, उसे खरीद लो। लियू रुयान की बातें होश उड़ा देने वाली थी, पर उसकी टोन ऐसी कैजुअल थी जैसे वो कोई गोभी खरीदने की बात कर रही हो। अब से वो दुकान सिर्फ हमारी फैमिली को ही सप्लाई करेगी। साथ ही किसी से कहकर यहां 100 नहीं 200 मैंगो पुडिंग मंगवाओ। फ्रिज पूरा भरा होना चाहिए। एक पल में ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। यहां तक कि पे युआन, जिसने बड़े बड़े ड्रामे देखे थे, वो भी दंग रह गई और उसने चुपके से थम्स अप किया। ये होती है सीईओ लियू की असली पावर। क्या ये कोई सुपर पावर है? मैं जितना सुनता गया, मेरी आंखें उतनी ही फटी रह गए और भाई मेरा तो जबड़ा ही गिर गया। मैं अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, ओ तेरी, पूरी दुकान और 200 पुडिंग एक साथ। क्या ये वही लेजेंडरी धाक फीमेल सीईओ है? नहीं भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही रूथलेस और क्रेजी है। बहुत बढ़िया। लियू रुयान सबको ऐसे हैरान देखकर कतई खुश थी। उसने बड़े स्वैग से पेन उठाया और बिना कुछ बोले उसे मेरे हाथ में थमा दिया। फिर उसने नोटबुक पर उस लाइन को अपनी उंगली से तपत पाया जहां पुडिंग चोरी छिपे खाने के बारे में लिखा था। चलो अब इस लाइन को अभी के अभी काट दो। मैंने अपने हाथ में पकड़े उस महंगे फाउंटेन पेन को नीचे देखा। फिर मैंने ऊपर लियू रुयान के चेहरे की तरफ देखा, जो कतई ठंडा और घमंडी था, पर उसकी आंखों में एक हल्की सी स्माइल थी। मैंने मन ही मन सोचा, चलो ठीक है, ये डील घाटे की तो बिल्कुल नहीं है। भाई जो दूध दे वो माँ और जो पुडिंग दे वो दीदी, तो मैंने शरीफ बच्चे की तरह पेन उठा लिया। पुडिंग छोरी से खाने वाली लाइन पर मैंने एक मोटी लकीर खींचकर उसे काट दिया। लाइन काटते हुए मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को कतई क्यूट तरीके से झपकाने की पूरी कोशिश की। दीदी, मुझसे गलती हो गई। मेरी तो मेमोरी ही कतई खराब है। आप तो परी हो, आप तो सिर्फ ओस की बूंदे पीती हो। इस भयंकर मक्खनबाजी ने लियू रुयान को कतई सेटिस्फाइड कर दिया। उसने बड़े सुकून से मेरे गोल मटोल गालों को खींचा। लगता है उसे गालों का टेक्सचर कुछ ज्यादा ही पसंद आया। चलो, खुद को समझदार ही समझो। जाओ जाकर कपड़े बदल लो। लियू रुयान तुरंत खड़ी हो गई। उसकी वो सुस्त वाली वाइब पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह बिजनेस क्वीन वाला कतई शार्प और आ गया। उसने दरवाजे के बाहर कतई ठंडी नजरों से देखा। उसकी वो नजरें किसी तेज चाकू की तरह थी। अगर तुम्हारा वो नल्ला भाई खुद ही मौत को दावत देना चाहता है, तो हम भी उसके साथ एक तगड़ा गेम खेलेंगे। अपनी वो छोटी नोटबुक साथ ले आओ। आज हम खुद मौके पर जाकर उसके साथ एक एक हिसाब चुकता करेंगे। मैंने मन ही मन ठहाका मारा। तो क्या हुआ अगर मैंने उस लाइन को काट दिया था?
मेरी मेमोरी वैसे भी कतई दांसू है। यह दुश्मनी तो पहले से ही मेरे डीएनए में छपी हुई है। क्या मुझे सिर्फ 200 पुडिंग्स खिलाकर रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है? भाई, कम से कम 300 तो होनी चाहिए थी। मुंह में पुडिंग ठूंसते हुए मैंने तेजी से अपने दिमाग में हिसाब किताब लगाया। मेरे सामने बैठी पेई यीवान पाउडर से अपना मेकअप टच अप कर रही थी, पर उसकी नजरें बार बार मुझ पर ही टिक रही थी। छोटे बा, जब तुम बाद में उस कमीने भाई से मिलोगे ना, तो बिल्कुल डरना मत। तुम्हें पता है ना, मैंने संशों की प्रैक्टिस कर रखी है। अगर उसने तुम्हारे एक बाल को भी छूने की जुर्रत की, तो मैं उसे कतई नानी याद दिला दूंगी। इसी बीच एनकी अपना टैबलेट सेट करने में बिजी थी। स्क्रीन पर डेटा की लाइंस कतई तेजी से स्क्रॉल हो रही थी। मैंने अभी लियू ग्रुप का सर्विलांस सिस्टम हैक किया है। वो गुईशांग लॉबी में खड़ा होकर तमाशा कर रहा है और कतई बुरी तरह दहाड़े मार मार कर रो रहा है। इसकी एक्टिंग तो पे युआन की उन वाहियात फिल्मों के मेल लीड्स से कहीं ज्यादा कड़क है। होए एनकी, क्या तुझे बात करने की तमीज नहीं है? पे युआन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ वाला पाउडर कॉम्पैक्ट ही लगभग कुचल दिया। लियू रुयान उनकी बहस में शामिल नहीं हुई। वो बस लेदर सीट पर आराम से पीछे टिक गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ में वो दो चीजें घुमा रही थी। अरे नहीं, वो दो वज्रहैंड स्ट्रेंथनिंग बॉल्स थी। वो क्लैकिंग साउंड सुनकर मेरी तो रूह कांप गई भाई। मैंने खुद से बुदबुदाया, क्या ये बड़ी दीदी अपना कोई अल्टीमेट मूव चार्ज कर रही है? मुझे तो लग रहा है कि थोड़ी देर में ऑन द स्पॉट किसी का खून बहने वाला है। वहां पहुंचते ही ड्राइवर ने कतई धीरे से ब्रेक मारा। गाड़ी लियू ग्रुप बिल्डिंग के एंट्रेंस के सामने जाकर रुकी। कार की खिड़की के बाहर तो कैमरा लिए मीडिया रिपोर्टर्स का पूरा हुजूम खड़ा था। गुईशांग ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था कि ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम तक शुरू कर दी थी। उस वक्त कतई पीक ट्रैफिक टाइम चल रहा था। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, कैमरा फ्लैशेज ने दिन रात एक कर दिया। लियू रुयान सबसे पहले कार से बाहर निकली। वहां मौजूद उस शोर शराबे का जैसे किसी ने म्यूट बटन ही दबा दिया हो। उसने 10 सेंटीमीटर की हाई हील्स और ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसका ऑरा कतई ओवर पावरिंग था, जैसे कोई चलता फिरता एयर कंडीशनर हो। उसके तुरंत बाद पे युआन बड़े स्वैग के साथ सनग्लासेस पहनकर गाड़ी से बाहर आई। उसके लाल होठ हल्के से मुड़े हुए थे, जैसे उस पर अपना कोई पर्सनल स्पॉटलाइट इफेक्ट चल रहा हो। आखिर में जब इनकी व्हीलचेयर धक्का देते हुए नीचे आई, तो मेरा चेहरा कतई ब्लैंक हो गया। एक मिनट रुको भाई, व्हीलचेयर? भाई, मैं व्हीलचेयर पर, और हाथ में अभी भी वो आधा खाया हुआ पुडिंग पकड़ा है। मेरे दिमाग में तो कतई क्वेश्चन मार्क्स की बाढ़ आ गई थी। मैंने मन ही मन सोचा, आखिर ये क्या बकवास सीन चल रहा है? मैं कोई डिसेबल्ड नहीं हूं भाई, मैं तो खुद अपने पैरों पर चलकर आया था। पता नहीं ये क्या ड्रामा सेट कर रही थी। तभी एनकी ने झुककर मेरे कान में वस्पर किया, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मेरे लिए थोड़ा कमजोर होने की एक्टिंग करो। जितना बेचारा बनोगे उतना ही बेस्ट होगा। इसे कहते हैं पब्लिक ओपिनियन वाला कतई तगड़ा काउंटर अटैक। मैं कतई तुरंत समझ गया। भाई साहब, क्या ये रईसों वाले लेजेंडरी टैक्टिक्स हैं? मेरे उस भाई के सामने जिसे बस रोना धोना आता है, ये दीदियां तो असली कनिंग बॉस निकली। अगर ऐसी बात है तो मैंने तुरंत अपने हाथ वाला पुडिंग फेंक दिया। मेरा वो नन्हा सा गुलाबी चेहरा कतई उतर गया और मेरी आंखें एकदम सुनी और बेजान हो गई। मेरी पूरी बॉडी व्हीलचेयर पर एकदम ढीली पड़ गई। मैंने तो कतई प्रोफेशनल तरीके से 2 आंसू भी टपका लिए। दीदी, मुझे डर लग रहा है। जैसे ही मेरी वो कमजोर सी बचकानी आवाज निकली, वहां खड़े रिपोर्टर्स के तो कतई दिल ही टूट गए। उधर सीढ़ियों पर खड़ा गुई बाशांग, जो लियू फैमिली पर अपने भाई को किडनैप करने का आरोप कतई कॉन्फिडेंस से लगा रहा था, उसका चेहरा तुरंत जम गया। असली मजेदार शो तो अब शुरू हो रहा है। लियू ग्रुप की फर्स्ट फ्लोर वाली लॉबी। इस टाइम वहां कतई बाजार जैसा माहौल बना हुआ था। कैमरा फ्लैशेज तो कतई नॉन स्टॉप चमक रहे थे। दर्जनों रिपोर्टर्स ने अपने कैमरों और कैमकोडर्स के साथ वहां एक सेमी सर्कल बना लिया था। बीच में गुईबा शियांग खड़ा था, जिसने भले ही थोड़ा मेकअप किया था, पर फिर भी उसका वो कतई घटिया एस्कम्बैग वाला और चुप नहीं रहा था। वो सीधा लाइव स्ट्रीम कैमरे के सामने खड़ा था। उसकी आंखें कतई लाल थी और आवाज इमोशन से भरी हुई थी। भाई, ऐसी एक्टिंग के साथ अगर ये ऑस्कर के लिए नहीं गया, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं कतई सिंसियर हूं। मैं तब इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं रुयान के लायक नहीं हूं। मैं उसे अपने साथ नीचे नहीं खींचना चाहता था। विदेश में बिताए उन 10 सालों में मैंने हर दिन अपने छोटे भाई को मिस किया। इस घर की बहुत याद आई। मैं न ठीक से खा पाता था और न सो पाता था। कमेंट सेक्शन तो कतई इमोशनल लोगों के मैसेजेस से भर गया था।
ये बंदा कितना डिवोटेड है यार। लियू फैमिली बहुत ज्यादा कर रही है, भाइयों को मिलने तक नहीं दे रही। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। अपनी मंगेतर को मुसीबत में ना डालने के लिए उसने खाली हाथ जाने का फैसला किया। गुई बाशांग ने अपने फोन की स्क्रीन पर तेजी से आते हुए गिफ्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स को देखा। उसका दिल कतई बाग बाग हो गया। उसने मन ही मन सोचा, बस भाई यही मौका है। जब तक पब्लिक ओपिनियन उसके साथ है, वो अपनी इज्जत प्यारी समझने वाली लियू रुयान उसे सबके सामने बाहर निकालने की हिम्मत कतई नहीं करेगी। इससे न केवल उसे अपनी सगाई वापस मिल जाएगी, बल्कि वो लियू फैमिली के सारे रिसोर्सेज पर भी कब्जा कर लेगा। रही बात उस बेकार छोटे भाई की, तो उसे बस एक कटोरा चावल दे देना ही काफी होगा। जैसे ही गुई बाशांग माहौल को और इमोशनल बनाने के लिए दो और आंसू बहाने ही वाला था, लॉबी के ऑटोमेटिक दरवाजे धीरे से खुल गए। पूरे सीन में अचानक एक कतई अजीब सा भारी सन्नाटा और लो प्रेशर छा गया। वो मीडिया वाले जो अभी तक बत्तखों की तरह शोर मचा रहे थे, एकदम से चुप हो गए। सबकी नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ गए। लियू रुयान सबसे आगे चलते हुए आ रही थी। उस ब्लैक बिजनेस सूट में उसकी परफेक्ट कमर कतई कहरदा रही थी। संगमरमर के फर्श पर उसकी हाई हील्स की खटाक खटाक वाली आवाज कतई साफ सुनाई दे रही थी। उसका हर कदम ऐसा लग रहा था मानो सीधा गुई बेंग के दिल पर पड़ रहा हो। पे यीवान बिल्कुल उसके पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही उसने अपने सनग्लासेज उतारे, उसकी नफरत भरी नजरें ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी रिसाइकल न होने वाले कचरे के ढेर को देख रही हो। पर जिस चीज ने सबको हिलाकर रख दिया, वो कतई आखिर में थी। एन की एक व्हीलचेयर को धक्का देते हुए धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उस व्हीलचेयर पर मैं बैठा था, कतई सफेद पड़े हुए चेहरे के साथ। अबे तेरी, क्या ये मैं हूं? पर मैं व्हीलचेयर पर क्यों हूं भाई? क्या लियू फैमिली ने मुझे टॉर्चर किया है? वैसे जो सूट मैंने पहना है वो इटालियन हैंडमेड कस्टम सूट है ना भाई? ये एक सूट किसी घर की डाउन पेमेंट के लिए काफी है। गुईबा शांग के चेहरे के वो दुखियारे एक्सप्रेशंस तुरंत गायब हो गए और उसकी जगह कतई खौफ आ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। बा, छोटे बा, ये क्या? तुम्हारी टांगों को क्या हुआ? भाई, ये स्क्रिप्ट तो कतई गलत जा रही है। तुम्हें तो भागते कुत्ते आकर मेरी टांगों से चिपक जाना चाहिए था ना। तुम अचानक अपाहिज कैसे हो गए? व्हीलचेयर पर बैठे बैठे मैंने मन ही मन अपनी चालाकी की कतई तारीफ की। औरतों वाले मेकअप टूल सच में बड़े काम की चीज होते हैं भाई। इस व्हीलचेयर में तो ऑटोमेटिकली सेट बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है। मैंने सोचा अगर इन्हें कोई सेट ड्रामा ही करना है तो मैं भी कतई दिल खोलकर इनके साथ एक्टिंग करूंगा। जब बात ग्रीन टी वाली एक्टिंग की हो तो भाई मैं कतई प्रोफेशनल हूं। मैंने एक गहरी सांस ली और मेरी उन बड़ी बड़ी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। पर मैंने बड़ी मुश्किल से उन आंसुओं को रोक कर रखा। वो ढीठ और बेचारी वाली शक्ल ने तुरंत सारे कैमरा लेंसेज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कांपते हुए मैंने अपनी ननी उंगली जी बोकांग की तरफ उठाई और मेरी आवाज इतनी कमजोर थी जैसे अभी आईसीयू से बाहर निकला हूं। भाई, भाई, क्या आप सच में जिंदा हो? वहां मौजूद रिपोर्टर्स अपनी हंसी रोक नहीं पाए और कतई ढहा के मारकर हंसने लगे। जी बोकांग का चेहरा कतई सफेद पड़ गया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बेशक तुम्हारा भाई जिंदा है। भाई तुम्हें वापस लेने आया है। मगर मैंने धीरे से अपना सिर झुका लिया और अपने नने हाथों से शर्ट का कोना घबराहट में मरोड़ने लगा। अगर आप जिंदा थे तो 10 साल तक आपने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? पिछले बर्थडे पर तो मैंने आपके लिए सामान भी जलाया था, ढेर सारे नकली नोट और लेटेस्ट फोर्स। मुझे डर था कि आप वहां ऊपर ठीक से नहीं रह रहे होगे। तो मतलब आप सच में मरे नहीं थे? मेरा वो जुमला कि आप मरे नहीं थे और वो आवाज में निराशा वाला टच कतई मास्टर स्ट्रोक था। लाइव स्ट्रीम रूम का पूरा माहौल ही एक पल में पलट गया। हाँ 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 हाँ, भाई के लिए नकली नोट जला दिए। ये छोटा भाई तो कतई अलग ही चीज है भाई। जब कुछ होता है तो ये बंदा सच में नोट ही जला देता है। हंसी के मारे मेरी जान निकली जा रही है। 10 साल तक कोई कॉल नहीं और आते ही सीधा लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। ये भाई पक्का पैसों के लिए कतई पागल हो गया होगा। बेचारा छोटा भाई कितना मासूम है। भले ही मुझे हंसी आ रही है, पर उस बच्चे को देखो, व्हीलचेयर पर कतई तरस आ रहा है उस पर। जी बोकांग की अब कतई फटने लगी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ये बुद्धू सा दिखने वाला भाई अचानक इतना शार्प हो जाएगा। शोभा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। भाई की अपनी कुछ मजबूरियां थी। जी बोकांग तेजी से आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की ताकि भाईचारे वाला ड्रामा करके सिचुएशन संभाल सके। उसे हाथ मत लगाना, एक आलसी पर कतई खतरनाक आवाज गूंजी।
तभी लंबी लंबी टांगों की एक जोड़ी ने जी बोकांग का रास्ता रोक लिया। पेईवान ने मेरे सामने हाथ बांध लिए और जी बोकांग को कतई नीची नजरों से देखते हुए एक स्मिर्क दी। तुम्हारे ये गंदे हाथ, अगर इन्होंने शिवबा के बाल खराब किए जो मैंने अभी स्टाइल किए हैं, तो तुम्हें बेचकर भी उसकी कीमत पूरी नहीं होगी। मिस पेई पेई, जी बोकांग एक पल के लिए कतई सुन्न हो गया। ये हमारा फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर? लियू रुयान, जो अब तक चुप थी, आखिरकार बोल पड़ी। वो मेरी व्हीलचेयर के पास आई। अब वो पहले जैसी खड़ूस नहीं लग रही थी, बल्कि वो नीचे घुटनों के बल बैठ गई। उसने बड़े प्यार से मेरी टेढ़ी टाई ठीक की और फिर मेरे हाथ से वो आधा खाया हुआ मैंगो पुडिंग ले लिया। सारे रिपोर्टर्स के सामने उसने बिना किसी झिझक के एक चम्मच पुडिंग निकाली और अपने मुंह में डाल ली। पूरा हॉल कतई सन्न रह गया। ये वही लियू रुयान थी जो अपनी सफाई की सनक और किंगहाई की लेजेंडरी लेडी डेविल के नाम से बदनाम थी। उसने सच में किसी और की झूठी पुडिंग खा ली। भाई साहब, मैं तो अंधा हो गया। क्या ये वही पत्थर दिल सीईओ है? क्या इसे लोग टॉर्चर कह रहे हैं? ये तो साफ दिख रहा है कि उसे कतई सिर पर चढ़ा रखा है। इन दोनों के बीच आखिर चक्कर क्या है? मुझे ऐसी अजीब सी कपल वाली वाइब क्यों आ रही है? लियू रुयान ने आराम से पुडिंग निगली, खड़ी हुई और अपने असिस्टेंट से वेट वाइप लेकर हाथ साफ किए। फिर वो मुड़ी और उसकी आंखें इतनी ठंडी थी कि कोई भी जम जाए। जी बोकांग, 10 साल बीत गए हैं। क्या तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी कोई कुत्ता ले गया? तुम्हें भाईचारे वाला सीन क्रिएट करना है तो पहले पिछले 10 साल का शिवबा का लियू हाउस होल्ड का खर्चा, ट्यूशन फीस, मेडिकल का बिल और इमोशनल डैमेज के पैसे भरो। लियू रुयान ने चुटकी बजाई और एनकी ने अपना चश्मा ऊपर चढ़ाते हुए सीधे अपनी जेब से इनवॉइस का एक मोटा पुलिंदा निकाला, जैसे कतई पहले से तैयारी कर रखी हो। बिग डेटा कैलकुलेशन, इन्फ्लेशन और सीईओ लियू की अपीयरेंस फीस मिलाकर अगर राउंड ऑफ करे तो टोटल 300 मिलियन युआन होता है। हम अली पे, वीचैट पे और कार्ड पेमेंट सब एक्सेप्ट करते हैं। हमें बदले में कोई सामान नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी उतनी औकात नहीं है। एनकी ने कतई ठंडे अंदाज में वो होश उड़ा देने वाला फिगर पढ़कर सुनाया। जी बोकांग वहां कतई सुन्न खड़ा रहा। उसकी टांगें जवाब दे गईं और वो बस घुटनों के बल गिरने ही वाला था। 300 मिलियन? इससे अच्छा तो तुम जाकर कोई बैंक ही लूट लो। मैं, जो अब तक कतई शरीफ बनकर व्हील चेयर पर बैठा था, अचानक सिर उठाकर एक मासूम सी स्माइल देने लगा। मैंने अपनी छोटी जैकेट की जेब में हाथ डाला और वो लेजेंडरी काली नोटबुक बाहर निकाली। भाई साहब, चोरी डकैती करना तो कानून के खिलाफ है। पर मैंने नोटबुक पर पेन चलाया और कुछ लिखते हुए धीरे से बुदबुदाने लगा। फलां दिन, कतई धूप वाला दिन, घटिया भाई मुफ्तखोरी करना चाहता है। सिर्फ नए खर्चे ही नहीं, बल्कि इसलिए दीदी के विला में भी फ्री में रहना है। हद तो यह है कि ये मुझे भी पैक करके अपने साथ ले जाना चाहता है। ऐसी हरकत के लिए तो इसे सीधा कोयले की खान में काम पर भेज देना चाहिए। लिखना खत्म करके मैंने नोटबुक बंद की और जी बोकांग को कतई ऐसे देखा जैसे वो कोई महा बेवकूफ हो। भाई, ये लियू कॉरपोरेशन है, कोई कबाड़खाना नहीं। क्या आप खुद को रिसाइकल करवाना चाहते हो? बाएं मुड़कर 300 मीटर जाओ, वहां एक कबाड़ की दुकान है और वहां के अंकल कतई दयालु है, वो शायद आपको अच्छी कीमत दे देंगे। बूम! वहां मौजूद रिपोर्टर्स के तो कतई होश उड़ गए। ये कोई मासूम और प्यारा छोटा भाई नहीं है, ये तो साफ तौर पर भेड़ की खाल में एक जहरीला सांप है। मैंने उसे ऐसा करारा जवाब दिया कि जी बोकांग का चेहरा कतई पीला और हरा पड़ने लगा। उसकी उंगली मेरी तरफ कमते हुए उठी। सिक्योरिटी, लियू रुयान अब इस ड्रामे को और नहीं देखना चाहती थी। उसने कतई ऐसे हाथ हिलाया जैसे किसी मक्खी को भगा रही हो। प्लीज, इन कतई प्यार में डूबे एक्स फियांसे को बाहर का रास्ता दिखाओ। साथ ही लीगल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि सबूत इकट्ठा करे और हालिया लाइव स्ट्रीम के दौरान जितनी भी अफवाहें और बदनामी हुई है, उन सब पर केस ठोक दे। और लियू दीदी, आप मुझे ऐसे मत देखिए जैसे कोई लैब का चूहा कतई डर गया हो। लियू रुयान अचानक खड़ी हो गई और मुझे अपने पीछे खींच लिया ताकि एनकी मुझे देख ना सके। एनकी, अपनी क्यूरियोसिटी पर थोड़ा कंट्रोल रखो। फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, एक बार जिसने इस दरवाजे के अंदर कदम रख दिया वो मेरे लियू परिवार का मेंबर है। ये रिपोर्ट इसे अभी कतई तबाह कर दो। अगर किसी चौथे बंदे को इस बारे में पता चला तो। लियू रुयान ने आगे कुछ नहीं कहा और एनकी ने कतई बेपरवाही से कंधे उचकाए और लियू रुयान के सामने ही लाइटर निकालकर रिपोर्ट जला दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ही मालिक हो, आपकी ही मर्जी चलेगी। पर एनकी ने मुझे देखा जो लियू रुयान के पीछे कतई डर के मारे कांप रहा था।
कितना इंटरेस्टिंग स्पेसिमेन है। अगर बाद में कभी बीमार पड़ो तो सबसे पहले मेरे पास ही आना। मैं बहुत जेंटल रहूंगी। मैं अंदर ही अंदर कतई पागलों की तरह रो रहा था। मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, पक्का। पर वो प्लेट भर के ब्रेड पोर्क खाने के बाद मुझे लगा कि मेरा पेट कतई गुड़गुड़ करने लगा है। लियू रुयान का बनाया वो पोर्क कतई बायोकेमिकल वेपन था जिसकी डिस्ट्रक्टिव पावर मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा थी। इस वक्त मैं लिविंग रूम के उस कतई महंगे इटालियन लेदर सोफे पर बेदम पड़ा हुआ था। बचाओ, मुझे लग रहा है कि मेरी परदादी मुझे कतई टाटा बाय बाय कर रही है। मीट का वो टुकड़ा पक्का कतई कच्चा रहा होगा। वो मेरे पेट के अंदर मुआ थाई कर रहा है। ब्रो, लियू रुयान मेरे सामने बैठी चाय पी रही थी और मुझे कतई तड़पते हुए देख रही थी। और चाहिए क्या? लियू रुयान ने कतई कैजुअल होकर पूछा और उस मास्टरपीस प्लेट की तरफ इशारा किया जिसमें से सिर्फ एक बाइट गायब थी। पतीले में और भी रखा है। नहीं नहीं, मुझे कतई जरूरत नहीं है। भले ही वो आवाजें जानबूझकर धीमी की गई थी, पर उस शांत हॉल में वो कतई साफ सुनाई दे रही थी। बड़े वाले को लात मार दी और छोटे वाले को अपने पास रख लिया। देखो तो सही, लियू दीदी का टेस्ट कितना हैवी होता जा रहा है। सही में गुई फैमिली तो कतई बर्बाद हो चुकी है। ये छोटा बच्चा तो बस एक बोझ है। मुझे तो लगता है कि लियू रुयान पक्का एक केप्ट बॉय पालने की कोशिश कर रही है। इस तरह के लावारिस पिल्लों को कंट्रोल करना कतई आसान होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी इज्जतदार लियू फैमिली। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, मैं एक कतई स्टैंडर्ड मासूम स्माइल के साथ मुड़ा और शाओ झाओ की तरफ बढ़ने लगा। इन बेवकूफों ने मुझे हाथ खोलने पर मजबूर कर दिया है। मैंने सोचा था कि अपनी इस बचकानी पहचान के साथ तुम सब में घुल मिल जाऊंगा, पर मुझे मिला क्या? सिर्फ तिरस्कार और मजाक। अब और कोई नाटक नहीं, मैं सुपर हूं। अब मैं सबके सामने आऊंगा। मैं शाओ झाओ के पास गया, ऊपर देखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाने लगा। अंकल, प्लीज शांत हो जाइए। बड़ी दीदी ने मुझे मेहमानों के साथ तमीज से पेश आना सिखाया है। मैं चाहता हूं कि आप वाइन का ये ग्लास पिए। शाओ झाओ एक पल के लिए कतई सन रह गया। क्या इस बच्चे ने हार मान ली? हा, जैसा सोचा था कतई फट्टू निकला। इससे पहले कि उसके चेहरे पर जीत की खुशी पूरी तरह खिल पाती और वो वाइन लेने के लिए हाथ बढ़ाकर दो चार ताने और मारता। अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं इतने ड्रामेटिक तरीके से गिरा कि सफाई वाली बाई भी समझ जाए कि ये एक्टिंग है। आउच! फर्श कतई चिकना है, गहरे लाल रंग की वाइन से भरा। वो ग्लास हवा में एक खूबसूरत पैराबोला बनाने लगा। कड़ाक! ग्लास एकदम सही निशाने पर लगा। कतई एक बूंद भी बर्बाद नहीं हुई। सब कुछ शाओ झाओ के कतई महंगे सफेद अरमानी सूट पर गिर गया, वो भी लिमिटेड एडिशन वाला। कुछ बूंदे तो उसके कतई तेल से भरे चेहरे पर भी गिरी और गहरा लाल लिक्विड उसके कॉलर से नीचे बहने लगा, जिससे वो कतई बेचारा सा दिखने लगा। मेरा लिमिटेड एडिशन सूट! शाओ झाओ के गले से ऐसी कतई दर्दनाक चीख निकली जैसे किसी जानवर को हलाल किया जा रहा हो। पर जैसे ही वो चिल्लाया, उसे रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसका टेस्ट खट्टा मीठा क्यों लग रहा है? मैं वहां खाली ग्लास पकड़े खड़ा था और माफी मांगना तो दूर, मैंने अपना सिर टेढ़ा करके उसे ऐसे देखा जैसे वो कतई इडियट हो। अंकल, चिल्लाना बंद करो। ये अंगूर का जूस है, बस वही सुपरमार्केट वाला डिस्काउंटेड टाइप। 9.9 युआन वाली बोतल। नॉन अल्कोहलिक, नॉन टॉक्सिक। ये बस थोड़ा सा चिपचिपा है। घर जाओ और अपनी मम्मी से कहना इसे धो देंगी। पूरे हॉल में कतई सन्नाटा छा गया। फिर दबी हुई हंसी के ठहाके गूंजने लगे। वाइन की जगह ग्रेप जूस किसी पर फेंकना, ये बेइज्जती कतई मुंह पर थप्पड़ मारने से भी बदतर थी। तेरी मरने की इच्छा है क्या? शाओ झाओ ने अपना कतई आपा खो दिया। उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? लियू रुयान और पेई युआन दोनों एक साथ चिल्लाईं। वो दोनों ऐसे मूव हुई जैसे टेलीपोर्ट हुई हों, पर मेरी मूवमेंट्स कतई उनसे भी तेज थी। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि मैंने एक कदम कतई आगे बढ़ा दिया। क्या पता ये कब सर्जिकल चाकू निकाल ले और कतई मेरी किडनी ही निकाल कर अलग कर दे। थोड़ा रिलैक्स करो। एनकी ने शायद मेरी घबराहट नोटिस कर ली थी। उसने अपने दूसरे हाथ से मेरी पीठ थपथ पाई। इस बच्चे की मसल्स तो काफी डेवलप्ड हैं। भले ही ये देखने में पतला और छोटा है, पर छूने में कतई मजबूत फील हो रहा है। जैसे जैसे इनकी मसाज कर रही थी, उसने कतई कैजुअल होकर बात करना शुरू किया। आज वो मोटा जो तुम्हें परेशान कर रहा था, वांग जिनबाओ ही था ना? मैं एक पल के लिए रुका और कतई धीरे से हू कर दिया। मैंने सुना है उसके बाप वांग दाफू ने फूड इंडस्ट्री में कतई पैसा बनाया है। एनकी ने प्रेशर थोड़ा बढ़ा दिया, जिससे मेरे मुंह से कतई हल्की सी करार निकल गई। शायद ऐसा ही है। ओ, धीरे करो ना, दर्द हो रहा है, थोड़ा बर्दाश्त करो।
आंटी कतई क्रूरता से मुस्कुराई। फूड बिजनेस में हाइजीन कतई जरूरी होती है ना? अभी कुछ देर पहले रुयान ने वांग खानदान को कंगाल तो कर दिया, पर वो सिर्फ एक इकोनॉमिक झटका था। मुझे नहीं लगता कि ये काफी है। ये सुनकर कतई मेरा दिल धक से रह गया। काफी नहीं है, हजारों करोड़ डूब गए और फिर भी कतई काफी नहीं है। दीदी, अब आप और क्या करना चाहती हो? एनकी ने मेरी पूरी पीठ पर तेल मल दिया, फिर एक वेट वाइप निकालकर धीरे धीरे अपनी उंगलियां साफ करने लगी। यूनिवर्सिटी की मेरी एक दोस्त हेल्थ ब्यूरो में सेक्शन चीफ है। मैंने बस उसे एक मैसेज किया है कि वो वांग फैमिली की फैक्ट्री और प्रोसेसिंग प्लांट का कतई अच्छे से ख्याल रखे, जैसे कि खराब मीट इस्तेमाल करना या जहरीले टॉक्सिन्स का लेवल ज्यादा होना, या शायद वर्कशॉप में चूहे कतई पार्टी मना रहे हों। ये सब चीजें अगर मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहूं तो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं जो पकड़ी ना जा सके। एनकी की आवाज कतई हल्की और खुशमिजाज लग रही थी। भीड़ में कतई खलबली मच गई। आसपास खड़े बहुत से लोग बिजनेस वर्ल्ड के बड़े खिलाड़ी थे। जब उन्होंने ये स्पेसिफिक डिटेल्स सुनी तो सबके चेहरे के रंग उड़ गए और वो कतई हड़बड़ी में फोन निकालकर मैसेज करने लगे। शाओ झाओ का चेहरा कतई सफेद पड़ गया। ग्रेप जूस के साथ उसका ठंडा पसीना बहने लगा और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तुम्हें ये टॉप सीक्रेट डिटेल्स कतई कैसे पता चली? मैं कैसे जानता हूं? उस चक्कर में मत पड़ो। मैंने अपने हाथ जेब में डाले, भले ही मैं 10 साल का बच्चा था, पर इस वक्त कतई किसी बिजनेस किंग की तरह लग रहा था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और सीईओ शाओ अनजाने में एक कदम पीछे हट गया, और उसके पीछे खड़ा वो प्लेड शर्ट वाला यंग मास्टर। मैंने अपनी नजरें घुमाई और उन लोगों को देखा जो पहले मेरा मजाक उड़ाने में शामिल थे। तुम्हारे डैड की रेस्टोरेंट चेन सिर्फ खराब मीट इस्तेमाल करती है। पिछले महीने इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग के 3 केस हुए थे, जिसे दबाने के लिए 8 मिलियन युआन पीआर पर खर्च करने पड़े। 8 मिलियन युआन पीआर के लिए, सही कहा ना? और लेफ्ट साइड में खड़े यंग मास्टर थ्रोंग, तुम्हारा नेचुरल कॉस्मेटिक्स ब्रांड असल में ग्वांगजू की एक छोटी सी वर्कशॉप में पैक होता है, जिसकी कीमत सिर्फ 2.5 युआन है, पर तुम उसे कतई 250 युआन में बेचते हो। ऐसा बिजनेस देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें थम्स अप दूं। पूरे हॉल में कतई सन्नाटा था, सिर्फ ऐसी की आवाज आ रही थी। हर कोई मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे मैं कोई एलियन हो। अबे भाई, क्या ये सच में 10 साल का बच्चा है? कहीं ये बफेट का अगला जन्म तो नहीं? या फिर ये कतई कोनन रिबॉर्न है? वो रईजादे जो पहले मुझे बोझ कह रहे थे, अब कतई दुम दबाकर पीछे हट रहे थे, जैसे गायब ही हो जाना चाहते हो ताकि मेरा अगला निशाना न बन जाए। इतना बोलने के बाद मैं थोड़ा थक गया। मैंने अपने कंधे उचकाए और अपना वो कतई खतरनाक ऑरा एकदम से समेट लिया। मैं फिर से वही प्यारा सा मासूम बच्चा बन गया। पीछे मुड़ा और दंग खड़ी लियू रुयान को कतई टकटकी लगाकर देखते हुए अपने हाथ फैला दिए। लियू दीदी, मुझे प्यास लगी है। ये अंगूर का जूस सच में कतई घटिया है। अगली बार हम कोई दूसरा ब्रांड ट्राई करेंगे। लियू रुयान वही खड़ी थी। उसकी वो शांत रहने वाली आंखों में ऐसे इमोशंस उमड़ रहे थे जो पहले कभी नहीं दिखे। हैरानी, शौक और एक कतई अलग ही गर्व और एहसास। उसने हमेशा सोचा था कि मुझे घर लाना मतलब मुसीबत पालना है, या फिर किसी छोटे से पेट को प्रोटेक्ट करना है। वो हर मुश्किल में मुझे बचाने के लिए कतई तैयार थी। पर अभी अभी इस नन्हे से लड़के ने उसके सामने खड़े होकर मासूम आवाज में कतई खतरनाक बातें की। न सिर्फ उसकी इज्जत बचाई, बल्कि पूरे किम हाई सोशल सर्कल के मुंह पर कतई जोरदार तमाचा भी जड़ दिया। किसी और से प्रोटेक्टेड फील करना कतई अजीब था, पर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। लियू रुयान ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर मचे शोर को कतई शांत किया। वो आगे बढ़ी और हमेशा की तरह मेरा कॉलर पकड़ने के बजाय उसने प्यार से झुकर मुझे अपनी गोद में उठा लिया। कतई असली प्रिंसेस कैरी वाला स्टाइल था, भले ही वो एक 10 साल के लड़के के लिए हो। ठीक है, लियू रुयान की आवाज पहले से कहीं ज्यादा सॉफ्ट थी, यहां तक कि उसमें कतई प्यार भरा हुआ था। अब से हम सिर्फ फ्रेश जूस ही पिएंगे। वो मुड़ी और अपनी ठंडी नजरों से शाओ झाओ और उन लोगों को देखा जो कतई कांप रहे थे। अभी तक गए नहीं? क्या मेरे हाथ से अंगूर का जूस पीने का इंतजार कर रहे हो? शाओ झाओ और बाकी लोगों को लगा जैसे उन्हें कतई नई जिंदगी मिल गई हो। किसी ने चूं तक नहीं की। वो कतई जान बचाकर मेन गेट से भाग निकले। उन्होंने अपने उन गंदे हो चुके लिमिटेड एडिशन सूट्स की परवाह तक नहीं की। पे इवान ने सीटी बजाई और कतई प्यार से मेरे पास आकर मेरे गाल खींचने लगी। वाह शाओबा, तू तो कतई कूल निकला यार। अभी तेरा वो लुक एकदम वैसा ही था जैसा मैंने उस फीमेल स्पेशल एजेंट वाली फिल्म में दिया था। मैं तो तुम पर कतई फिदा हो गई हूं।
एनकी ने अपना चश्मा ठीक किया और उसके होठों पर एक कतई शातिर मुस्कान आ गई। लगता है हमें इस बच्चे के आईक्यू को फिर से इवेल्युएट करने की जरूरत है। इतने तेज दिमाग को अगर डिसेक्ट न किया गया तो ये कतई नाइंसाफी होगी। मैं लियो रुयान की बाहों में कतई दुबक गया और एक लंबी उबासी ली। भाई कतई थक गया हूं। 10 मिनट कूल बनने के लिए 2 घंटे की चार्जिंग चाहिए होती है। ये बॉडी कतई ड्यूरेबल नहीं है यार। जैसे ही मैं अपना दिमाग चलाता हूं मुझे कतई नींद आने लगती है। पर लियो रुयान की खुशबू बहुत कतई मस्त है, वही कूल परफ्यूम वाली स्मेल। पर उसकी गोद अजीब तरह से कतई वार्म और सुकून देने वाली है। शहर वापस लौटती उस रोल्स रॉयस के अंदर कतई सन्नाटा था, बाहर के शोर शराबे से एकदम अलग। पे इवान वीबो स्क्रॉल कर रही थी। वो लियू फैमिली के मिस्टीरियस छोटे भाई और उस गटिया भाई के ऑनलाइन पंगे वाले ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखकर कतई मजे से मुस्कुरा रही थी। एनकी उस झाओ फैमिली के बारे में कतई कच्चा चिट्ठा इकट्ठा कर रही थी ताकि उनकी बर्बाद होती लंका में थोड़ा और घी डाल सके। रही बात मेरी, तो मैं तो पिछली सीट पर कतई चैन की नींद सो चुका था। मेरा सिर लियू रुयान के कंधे पर टिका था, सांसें कतई स्टेबल थी और सोते हुए मेरा चेहरा किसी फरिश्ते जैसा लग रहा था। उस छोटे शैतान की झलक भी नहीं थी जिसने रईसजादों को अपनी एक्सिस्टेंस पर शक करने के लिए कतई मजबूर कर दिया था। लियू रुयान ने अपना टैबलेट साइड में रखा। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और कतई खामोशी से मेरी शक्ल देखने लगी। लंबी पलके, गोरा रंग, थोड़े सूजे हुए होठ और यहां तक कि कतई थोड़ी सी लार भी टपक रही थी। उसने अपनी जेब से रेशमी रुमाल निकाला और कतई धीरे से मेरे मुंह के कोने से लार पोंछ दी। उसके मूवमेंट्स इतने जेंटल थे कि उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे पहले बच्चों से, मुसीबतों से और अनकंट्रोलेबल चीजों से कतई नफरत थी। पर अब अपने कंधे पर टीके इस नन्हे से मासूम बच्चे को देखकर उसके दिल की कतई सबसे सख्त बर्फ भी पिघलने लगी थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं स्मार्ट था या मैंने उसे प्रोटेक्ट किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि इस स्वार्थी और मतलबी दुनिया में फाइनली कोई तो था जो कतई पूरी तरह उसके साथ खड़ा था, भले ही वो सिर्फ एक 10 साल का बच्चा ही क्यों न हो। सीईओ लियू, हम पहुंच गए हैं, ड्राइवर ने कतई धीरे से याद दिलाया। लियू रुयान ने खामोश रहने का इशारा किया। उसने मुझे जगाया नहीं, बल्कि कतई सावधानी से अपनी पोजीशन बदली ताकि मैं और भी आराम से सो सकूं। फिर उसने अपना सिर झुकाया और अपने उन ठंडे लाल होठों को मेरे माथे पर कतई धीरे से टच किया। वो किस एक वादे जैसी थी। थैंक यू। लियू रुयान की आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। पहले वो मुझे हमेशा ओए किड्डो या वो वाला कहकर बुलाती थी, पर इस बार उसने कहा, शाओबा, आज से तुम कतई असली लियू फैमिली के मेंबर हो। जो भी तुम्हें हाथ लगाएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। सुबह की धूप तो वही थी, पर हवा का रुख कतई बदल चुका था, एकदम पूरी तरह से। रेस्टोरेंट में मैं गेस्ट सीट पर बैठा था और अपने हाथ में छोटा सिल्वर स्पून लिए कतई पागलों की तरह सामने रखे बर्ड नेस्ट वाले दलिया को घूर रहा था। कल इसी वक्त शाओकुई नाम की नौकरानी मुझे कतई है दृष्टि से देख रही थी और सोच रही थी कि ये गरीब रिश्तेदार कहां से आ गया। पर आज शाओकुई मेरे पीछे कतई 90 डिग्री झुककर खड़ी थी और कतई इज्जत दे रही थी। यंग मास्टर, क्या ये दलिया ज्यादा गर्म है? क्या मैं इसे आपके लिए कतई फूंक मारकर ठंडा कर दूं? यंग मास्टर, आज के नैपकिन्स कतई असली इजिप्शियन कॉटन के बने हैं। अपना मुंह पोंछते वक्त कतई सावधानी बरतें ताकि आपकी कोमल स्किन पर खरोंच ना आए। ये सब सुनकर कतई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या इसी को वो लेजेंडरी वर्जन अपडेट कहते हैं? कल तक मैं बस एक गिरवी रखा हुआ मास्कॉट था और आज कतई पूरे परिवार का चहेता राजकुमार बन गया हूं। ये लियू फैमिली के नौकर भी अपना एटीट्यूड कतई पलक झपकते ही बदल लेते हैं। इन लोगों को कतई सिचुआन ओपेरा का फेस चेंजिंग आर्ट सीखना चाहिए। टैलेंट कतई वेस्ट हो रहा है। मैंने कतई शांति से दलिया की एक चुस्की ली। टेस्ट कतई बुरा नहीं था, बस इसमें से अमीरियत की खुशबू आ रही थी। लियू रुयान टेबल के मेन हिस्से पर बैठी थी। भले ही उसका टोन अभी भी कतई ठंडा था, पर उसने जिस तरह से क्रैब डंपलिंग्स की प्लेट मेरी तरफ सरकाई, उससे उसकी पोल खुल गई। मैं कतई तुरंत सीधा होकर बैठ गया और मौके का फायदा उठाया। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम इसे एंजॉय कर सको। हार मत मानना, अगर तुम ये कर सकते हो तो कतई वंडरफुल होगा। सॉरी, थैंक यू दीदी, मैंने कतई प्यार से कहा। लियू रुयान की उंगलियां हल्की सी रुक गई। उसके होंठों पर कतई एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बस एक बारीक सी लकीर दिखी और फिर कतई तुरंत गायब हो गई। अपने स्टीम्ड बंस खाओ। इस वार्म और खुशनुमा माहौल के बीच विला को फिर से वो सब झेलना पड़ा जो इस उम्र में कतई नहीं झेलना चाहिए।
एक जोरदार धमाका हुआ और फिर मार्बल पर कतई तेजी से हाई हिल्स की आवाज गूंजने लगी। गुलाब के परफ्यूम की कतई तेज खुशबू पूरे डाइनिंग रूम में फैल गई। कहाँ है मेरा लिटिल डार्लिंग? जल्दी दिखाओ मुझे। मैंने सुना कल तुमने कंपनी में कतई गदर मचा दिया और उस घटिया भाई की हालत खराब कर दी। मैंने उसे देखा भी नहीं था, पर उसकी दबंगई कतई अभी से फील हो रही थी। मैंने अभी बन का एक निवाला लिया ही था कि कतई निगलने से पहले ही एक लाल ड्रेस वाली लड़की ने मुझे गले लगा लिया। इसके बाद कतई दम घुटने वाली फीलिंग आई, कतई जबरदस्त वाला सफोकेशन। आज पे यीवान ने एक कतई टाइट और भड़कीली रेड वीनेक ड्रेस पहन रखी थी। कपड़ा इतना कम था कि कतई डर लग रहा था कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। उसकी बॉडी के कर्व्स कतई कतई परफेक्ट थे। वो एकदम चलते फिरते हुस्न की परी लग रही थी। और अभी ये हसीना मुझे अपनी बाहों में कतई कसकर जकड़े हुए थी और मेरा चेहरा बुरी तरह रगड़ रही थी। ओह, ये तो कतई अमेजिंग है। जब मैंने फिल्म के सेट पर यह हॉट न्यूज देखी तो मैं इतनी खुश हुई कि कतई पूरे क्रू को इनाम देना चाहती थी। बहुत ही बढ़िया काम किया। वो झाव गई मुझे कतई बहुत टाइम से खटक रहा था। मेरे हाथ हवा में कतई छटपटा रहे थे। मेरा पूरा वजूद उस खुशबू और सॉफ्टनेस में कतई दफन हो गया था। सांस लेना कतई मुश्किल हो रहा है। बचाओ भाई। भले ही ये लाखों मर्दों का सपना हो, पर भाई मैं अभी सिर्फ 10 साल का हूं। अगर तुमने अभी हाथ नहीं छोड़ा तो कल की हेडलाइन होगी, फीमेल सेलिब्रिटी ने लियू फैमिली के बेटे का कतई मर्डर कर दिया। छोड़ो इसे, एक कतई ठंडी आवाज गूंजी। लियू रुयान ने अपना टैबलेट नीचे रखा। उसकी नशीली आंखों से पेई युआन की तरफ कतई गुस्से वाली ठंडी किरणें निकल रही थी। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम उसका कतई दम घोंट रही हो? और हां, ये अपना परफ्यूम थोड़ा कतई कम लगाया करो। मेरे स्टीम्ड बंस की खुशबू कतई खराब हो रही है। पेई युआन रुकी और फाइनली उसने मुझे अपनी बाहों से कतई आजाद किया। मैंने कतई गहरी सांस ली। मेरा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो चुका था। पता नहीं ये दम घुटने की वजह से था या कतई शर्म के मारे। पेई युआन ने मुंह बनाया और लियू रुयान को कतई चिढ़कर देखा। छी, कितनी बोरिंग और पुरानी सोच वाली हो। ये मेरा प्यार जताने का तरीका है। प्यार समझती हो? तुम्हारी तरह नहीं, जो पूरा दिन कतई ऐसा मुंह बनाकर घूमती है जैसे किसी ने 8 मिलियन युआन मार लिए हो। हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई यीवान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी? ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पेई। बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना? पेई यीवान, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यीवान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून बालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेई युआन कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेई युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई यीवान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी? ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पेई। बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना? पेई यीवान, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यीवान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था।
मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून बालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था। और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूँ। पेईवान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेई युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेईवान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी? ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पेई, बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना? पेईवान, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेईवान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून भालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था। और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेईवान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेईयुआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेईवान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी? ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पेई, बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना? पेईवान, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेईवान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून भालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था। और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूँ। पेईवान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेईयुआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेईवान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी? ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पेई, बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है।
बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना पेई यीवान, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यीवान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून भालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था, और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पे यीवान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पे, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पे युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई यीवान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी? ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पेई, बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना? पेई इवान, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यीवान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून भालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था, और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेई यीवान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पे, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पे युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई यीवान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी? ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पेई, बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बह गए थे। खेलना? पेई यीवान, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यीवान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून बालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था, और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेई यीवान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पी, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेई युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे।
हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई ईवान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी, ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पेई, बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना? पेई युवान, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई युवान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून भालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था, और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेई यीवान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेई युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई ईवान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी? ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पेई, बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना? पेई यीवान, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यीवान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून भालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था, और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेई यीवान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेई युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? मैं कतई स्टैच्यू बना हुआ था। मुंह से एक शब्द नहीं निकला, पर वो मासूम सा चेहरा जो इंसानी कम और फरिश्ता ज्यादा लग रहा था, कैमरे के लेंस से कतई खतरनाक वाली डिस्ट्रक्टिव पावर छोड़ रहा था। अनजाने में ही जो ऑरा मैंने दिखाया, उसने मेरे पीछे खड़े झाओ झियों को कतई कुचल कर रख दिया, जो ड्रैगन रोब पहनकर इमोशंस दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर अब बस एक बैकग्राउंड प्रॉप बनकर रह गया था। गजब भाई, ये तो कतई जीनियस वाला शॉट है। जांग काइशान स्क्रीन को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी लार टपक जाएगी। जरा ये ऑरा तो देखो, इसके चेहरे के बारीक एक्सप्रेशंस देखो। वो कतई शांत लुक, जैसे उसने पूरी दुनिया का सच देख लिया हो। वो कतई अलग और घमंड वाली फीलिंग। झाओ झियोंग, इधर आ और खुद देख। तू 10 साल से एक्टिंग कर रहा है, पर तुझमें इस बच्चे जितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड तक नहीं है। पास खड़े झाओ झियांग का चेहरा तो कतई गुस्से से हरा पीला हो चुका था। उसने झुककर स्क्रीन पर देखा और उसका दिल कतई धक से रह गया। एक ऐसा सेलिब्रिटी जो अपनी शक्ल के दम पर पैसे कमाता है, वो बखूबी जानता था कि मेरे जैसे लुक्स का असली मतलब क्या है। ये वो लेवल है जब भगवान खुद पीछे पड़कर आपको कामयाबी खिलाते हैं और साथ में सोने की थाली भी दे देते हैं। झाओ जियांग ने कतई जलन में दांत पीसते हुए कहा, डायरेक्टर साहब, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। ये शॉट मेन फिल्म के लिए सही नहीं है, है ना? क्या सही है और क्या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा।
झांग काइशान ने उसे कतई इग्नोर मारा और मेरी तरफ मुड़ा। उसका बूढ़ा चेहरा किसी खिले हुए फूल की तरह चमक रहा था। नन्हे नवाब, तुम्हारा नाम जीबा है ना? क्या तुम फिल्म में काम करना चाहोगे? अंकल तुम्हारे लिए एक रोल जोड़ देंगे, टीनेज एम्पर का। तुम्हें एक भी लाइन बोलने की जरूरत नहीं है, बस वहां बैठना है और चिल करना है। मैंने अपने मुंह से लॉलीपॉप निकाला और बस शांति से अपना सिर हिला दिया, क्योंकि मैं ज्यादा थकना नहीं चाहता था। क्या मजाक है भाई, एक्टिंग भला पुडिंग खाने से बेहतर कैसे हो सकती है? मुझे अच्छे से पता था कि मेरा रोल एक अमीर खानदान के हॉस्टेज का है, न कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किसी मजदूर का। तभी पे युआन अपनी हाई हिल्स खटखटाते हुए आई और बोली, डायरेक्टर झांग, मेरे छोटे भाई को हाथ भी मत लगाना। वो हमारी फैमिली का लाडला है और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम उसे कैमरे पर लाना चाहते हो, तुम्हारी पेमेंट शायद उसके मोजों की एक जोड़ी भी न खरीद पाए। पेई युआन ने यह बात बड़े टशन में कही, पर झांग काइशान ने जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाया, क्योंकि उसके पीछे लियू कॉरपोरेशन खड़ा था, जबकि फिल्म क्रू अभी भी एक सीन को लेकर बहस किए जा रहा था। सेट के पीछे छिपी एक फीमेल स्टाफ मेंबर छुप छुप कर अपने फोन से वो सीन रिकॉर्ड कर रही थी जो मॉनिटर स्क्रीन पर चल रहा था। वो उन लोगों में से थी जो गुड लुक्स के पीछे पागल रहते हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कन ही रुक गई हो। भाई, ये गॉड लेवल लुक्स सिर्फ मैं अकेले नहीं देख सकती, ये सोचते हुए उसके हाथ कांपने लगे। उसने वो 15 सेकंड का वीडियो क्लिप अपने शॉर्ट वीडियो अकाउंट पर डाल दिया। कैप्शन एकदम सिंपल था, फिल्म सेट पर एक गॉडली छोटे भाई से मिली, ऐसे लुक्स के लिए तो मैं 10 साल भी वेट कर सकती हूँ। पहली नजर का प्यार, सबसे सुंदर लड़का। पोस्ट करने के बाद वो प्रॉप्स हिलाने में बिजी हो गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके फेंके हुए एक छोटे से पत्थर से इंटरनेट पर कितना बड़ा सुनामी आ जाएगा। जैसे ही वीडियो पोस्ट हुआ, कमेंट सेक्शन तुरंत पैरालाइज हो गया। ये तो वही छोटा भाई है। अमीर भाई बहन वाली बात कंफर्म हो गई है। दीदी, मैं तो फिदा हूं भाई, छोटे भाई पर मैं भी एकदम लट्टू हूं। क्या लियू फैमिली को अभी भी किसी नैनी की जरूरत है? ऐसी वाली जो कॉलेज ग्रेजुएट हो और जिसे कपड़े धोना भी आता हो। पे युआन, क्या तुमने पिछले जन्म में पूरी गैलेक्सी बचाई थी? मुझे ऐसे एक डजन गॉडली छोटे भाई चाहिए। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि ये छोटा भाई खोया खोया सा भी कितना चार्मिंग लगता है? वो शांत और क्वाइट ऑरा, भाई मुझे तो प्यार हो गया है। जहां पूरा इंटरनेट इस पर पागल हो रहा था, वहीं जिंगाई के लियू कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्स में लियू रुयान कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी अपने सबॉर्डिनेट से 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान सुन रही थी। तभी हमेशा शांत रहने वाली एनकी अपना फोन लिए तेजी से अंदर आई। उसने लियू रुयान के कान में कुछ फुसफुसाया और लियू रुयान के एक्सप्रेशंस देखते ही देखते एकदम कोल्ड हो गए। उसने फोन लिया और स्क्रीन पर पेई युआन की वीवो पोस्ट और उसके नीचे लाखों लोगों के मुझे छीनने वाले कमेंट्स देखे। धड़ाम, लियू रुयान ने मेज पर जोर से अपना हाथ पटका। उस सॉलिड लकड़ी की कॉन्फ्रेंस टेबल से एक भारी आवाज गूंजी। नीचे बैठे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इतने डर गए कि सब कांपने लगे। किसी की तो तेज सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। पेई युआन, लियू रुयान ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज एकदम बर्फीली थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम इसका यूज करके स्कैंडल क्रिएट करोगी? उसने सीधे पेई युआन को कॉल लगाया। उसकी टोन इतनी कोल्ड थी कि भाई कोई हाथी भी जम जाए। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं वो वीवो पोस्ट डिलीट करने के लिए, और जीबा को अभी के अभी यहां लेकर आओ, वरना कल ही तुम्हारी फिल्म की शूटिंग बंद करवा दूंगी। लाइन के दूसरी तरफ पे युआन को शायद इस बात का पहले से अंदाजा था। वो बस धीरे से हंसी और कुछ कहा। लियू रुयान ने सीधे कॉल कट की और अपना सिर घुमाकर एन की तरफ देखा। पीआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो और इस ट्रेंडिंग टॉपिक को हटवाओ, और यह भी पता लगाओ कि आखिर वो वीडियो ऑनलाइन डाला किसने। मैं चाहती हूं कि उस बंदे को अच्छे से पता चले कि लियू फैमिली के नाम का फायदा उठाकर हर कोई अपनी दुकान नहीं चला सकता। एनकी ने अपना चश्मा ऊपर सरकाया और उसके लेंस के पीछे एक डेंजरस सी चमक दिखाई दी। इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन सीईओ लियू, मुझे डर है कि अब ट्रेंडिंग टॉपिक हटवाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जी बॉस का चेहरा अब तक पूरे इंटरनेट पर हर जगह सेव हो चुका होगा। लियू रुयान अपनी चेयर पर थे गई और उसने अपनी फोन को एकदम कसकर पकड़ लिया। उसने पिक्चर में मेरे उस शांत चेहरे को देखा और सडनली उसके दिल में एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होने लगी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसकी कोई सबसे कीमती चीज अब पूरी दुनिया की नजरों में खटक रही हो। यह एहसास उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था। वो मेरा है, वो धीरे से फुसफुसाई और उसकी आंखों में साफ साफ पजेसिवनेस झलक रही थी।
उसी वक्त मैं कार में वापस आ रहा था और अचानक मुझे एक जोरदार छींक आई। मैंने अपनी नाक रगड़ी और खिड़की के बाहर तेजी से पीछे छूटते नजारों को देखने लगा। भाई मुझे तो पक्का लग रहा था कि आज रात घर पहुंचते ही मेरी भयंकर धुलाई होने वाली है। वो चिढ़ाने वाली पे युआन घर पहुंचते ही मुझे अपनी नोटबुक में उसके नाम के आगे एक बड़ा कांटा लगाना पड़ेगा। तब भी मेरा फोन जोर से वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मैसेज बहुत ही छोटा था, बस 4 शब्दों का, आई मिस यू। मैंने स्क्रीन को देखा और मेरे चेहरे के शांत एक्सप्रेशंस वहीं के वहीं फ्रीज हो गए। ये जानी पहचानी टोन और इस फोन नंबर की रजिस्ट्रेशन लोकेशन, क्या ये मेरा वो बड़ा भाई गुइबासांग है जो अपनी शादी से रफूचक्कर हो गया था? उस रेड फेरारी ने हाईवे पर अपनी रफ्तार की एक लंबी लकीर छोड़ दी। मैं फोन स्क्रीन पर आए उस मैसेज को बस घूरता रह गया। मेरा अंदरूनी सेल्फ बुरी तरह अपनी आंखें रोल कर रहा था। आई मिस यू। भाई, इस घटिया इंसान की ये रोमांस नॉवल जैसी ओपनिंग लाइन का क्या सीन है? मैंने सीधा सीधा रिप्लाई किया, बड़े भाई, जब तुम शादी छोड़कर भागे थे तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? अब जब देख रहे हो कि मैं फेमस हो गया हूं तो वापस आकर मेरे नाम का फायदा उठाना चाहते हो, या फिर क्या तुम मुझे किसी अच्छी कीमत पर बेचना चाहते हो? मेरी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चली और मैंने सीधे उस नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। मैंने बड़े आराम से पूरी मैसेज हिस्ट्री ही डिलीट कर दी। इस तरह की फालतू चीजों को एक सेकंड एक्स्ट्रा देखना भी मेरी इंटेलिजेंस की बेइज्जती है। जीबा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या अभी मेरी ड्राइविंग देखकर तुम्हारे होश उड़ गए? क्या अभी मेरी ड्राइविंग देखकर तुम्हारे होश उड़ गए? पे युआन ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा हाथ बेचैनी से अपनी थाई को थपथपा रहा था। उसकी रेड स्कर्ट का कोना उसकी गोद पर था और सूरज की रोशनी में उसकी ब्लैक स्टॉकिंग्स का कर्व साफ झलक रहा था। उसने अपना सिर घुमाया, उसका गोरा चेहरा टशन से भरा था और उसके बड़े बड़े ईयररिंग्स कार की मूवमेंट के साथ उसकी पतली गर्दन से बार बार टकरा रहे थे। पे दीदी, मैं बस ये सोच रहा था कि जब हम घर पहुंचेंगे तो लियू दीदी आपको किस पोजीशन में झूमर से लटकाएंगी। मैंने अपना फोन जेब में ठूंस लिया। मेरी टोन इतनी शांत थी जैसे मैं डिनर में क्या खाना है इस पर डिस्कस कर रहा। पे युआन के चेहरे की वो स्माइल वहीं फ्रीज हो गई। उसके तुरंत बाद उसने जबरदस्ती एक गिल्ट वाली स्माइल दी। हाँ हाँ, भला ऐसा कैसे हो सकता है? वो बड़ी आइस ब्लॉक रुयान की पर्सनैलिटी थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, पर वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सेंटर कंसोल पर रखा पेई युआन का फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, बड़ी आइस ब्लॉक लियू रुयान। पे युआन के हाथ कांपने लगे और उसकी फेरारी सड़क पर लगभग एस शेप में लहराने लगी। उसकी कांपती हुई उंगली ने स्पीकर फोन का बटन दबाया। पे युआन, अब तेरा गेम ओवर है। स्पीकर से लियू रुयान की आवाज आई जिसमें कोई इमोशन नहीं था, पर उसने कार के अंदर का टेम्परेचर तुरंत 0 डिग्री से भी नीचे गिरा दिया। जीबा को अभी के अभी मेरे पास वापस लेकर आओ इसी वक्त। बीप बीप। कॉल एकदम झटके से काट दी गई। पे युआन ने थूक गटका और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मदद के लिए साफ साफ पुकार थी। स्वीटहार्ट, बाद में तुम्हें मुझे बचाना ही पड़ेगा। मैंने कंधे उचका दिए। भाई, मैं तो बस एक 10 साल का बच्चा हूं। भला मेरे इरादे क्या ही बुरे हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारी लाश उठाने में मदद कर सकता हूं। मैंने एक ठंडी सी हंसी हंसी। अब डर लग रहा है क्या? जब वीबो पर पोस्ट कर रही थी तब तो बड़ा स्वैग दिखा रही थी। ओ स्त्री, तेरा दूसरा नाम ही मौत को गले लगाना है। उसी वक्त पे युआन की मैनेजर वांग दीदी असिस्टेंट की कार में बैठी अपने टैबलेट पर डेटा देखते हुए कतई खुश हो रही थी। ये वायरल हो गया, पूरा वायरल। वांग दीदी ने कीबोर्ड पर तेजी से टाइप किया और पे युआन को एक वॉइस मैसेज भेजा। युआन दीदी, अब सीईओ लियू क्या सोचती हैं? उसकी परवाह करना छोड़ दो। अब ये हाइप रुकने वाली नहीं है। अभी अभी 3 टॉप लग्जरी ब्रांड्स ने मुझसे जी बॉस की इंफॉर्मेशन मांगी है। एक नेशनल मिल्क ब्रांड भी चाहता है कि आप दोनों मिलकर एक कमर्शियल शूट करो। मैंने पीआर डिपार्टमेंट से एक पूरा प्लान भी तैयार करवा लिया है। हम अब इन रईस भाई बहन वाली इमेज को पुश करेंगे, वही मिस्टीरियस रईस यंग मास्टर और ग्लैमरस हॉट एक्ट्रेस। ये इमेज तो भाई असली पैसा छापने वाली मशीन है। वांग दीदी उधर एक्साइटमेंट के मारे हाँफ रही थी। जैसे ही हम इस आइडेंटिटी को कंफर्म करेंगे, वो एंटी फैंस जो तुम्हें शुगर डैडी के ताने देते थे, वो अपने आप ही गायब हो जाएंगे। लियू फैमिली की बहन का शुगर डैडी बनने की जुर्रत भला कौन करेगा? और इस नेशनल छोटे भाई जीबा को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी होगी?
पे युआन ने वो वॉइस मैसेज सुना। उसकी शुरुआती टेंशन अब गजब की खुशी और स्वैग में बदल चुकी थी। उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ पटका और उसकी आंखें चमकने लगी। बिल्कुल सही, मैं तो बस साओबा को प्रोटेक्ट कर रही हूं। इससे बेहतर है कि हम खुद ही सब हैंडल करें, वरना ये पापराजी तो फालतू की बकवास ही लिखेंगे। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल की चमक थी। शाओबा, क्या तुम्हें सुपरस्टार बनना है? तुम्हें रोज ढेर सारे पुडिंग खाने को मिलेंगे और तुम्हारे चारों तरफ ब्यूटीफुल दीदियां होंगी। मैंने एक लंबी भरी बैग से एक चॉकलेट बार निकाली और अपने मुंह में ठूस ली। पेई दीदी, होश में आओ। फिलहाल मेरा स्टेटस लियू फैमिली के पास गिरवी रखे किसी सामान जैसा है। मैं तुम्हारी कोई केश काऊ नहीं हूं। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि लियू दीदी के पास एडवर्टाइजिंग वाले थोड़े से पैसों की कोई कमी है? मैंने मन ही मन गाली दी। इस औरत का दिमाग सच में एक ही पटरी पर दौड़ता है। लियू रुयान जैसी औरत जिसे कंट्रोल करने की इतनी सनक है, वो अपने घर की प्रॉपर्टी को ऐसे पब्लिकली दिखाने की परमिशन कभी नहीं देगी। ये अब सिर्फ इंटरनेट ट्रैफिक का चक्कर नहीं रहा, ये अब अपनी टेरिटरी का मामला है। 20 मिनट बाद वो लाल फेरारी एकदम झटके से जेड ड्रैगन बे के विला नंबर 1 के गेट के सामने जाकर रुकी। पेई युआन मेरा हाथ खींचते हुए बड़े अनमने ढंग से घर के अंदर घुसी। शाओबा, बाद में अगर रुयान मुझे पीटने लगे तो तुम बस उसकी गोद में घुस जाना, समझे? मैंने चिढ़कर अपनी आंखें रोल की। मेरी मानो तो सीधे घुटने टेक दो और अपनी गलती मान लो। जल्दी करो, वरना डिनर भी नसीब नहीं होगा। मैंने लिविंग रूम का दरवाजा खोला। अंदर का माहौल एकदम भारी और दम घुटने वाला था। लियू रुयान उस लग्जरी लेदर सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठी थी और हाथ में रेड वाइन का ग्लास थामे हुए थी। वो गहरा लाल लिक्विड ग्लास में बड़े आराम से हिल रहा था। उसने वही डार्क ब्लू बिजनेस सूट पहना था और ब्लैक स्टॉकिंग्स में उसके पैर और भी किलर लग रहे थे। वहीं एन की बगल में बैठी तेजी से टैबलेट चला रही थी। अपने चश्मे के पीछे उसके एक्सप्रेशन एकदम ठंडे थे। आ गई वापस। लियू रुयान ने वाइन ग्लास टेबल पर रख दिया। ग्लास के मार्बल से टकराते ही एक तीखी खनक गूंजी। पे यी वान ने एक झूठी हंसी हंसी मेरा हाथ छोड़ दिया और किसी गलती करने वाले बच्चे की तरह सीधी खड़ी हो गई। रुयान, पहले मेरी बात तो सुनो, मैं सब एक्सप्लेन कर सकती हूं। मैंने ये सब कुछ हमारे शाओबा के लिए ही किया है। ये सब उसकी भलाई के लिए ही था। लियू रुयान अपनी हाई हील्स पहने खड़ी हुई और कदम दर कदम उसके करीब आई। उसका ऑरा देखते ही देखते और भी इंटेंस हो गया। वो पेई युआन के सामने आकर रुकी। वो उससे आधा सिर ऊंची थी और उस पर पूरी तरह हावी हो रही थी। क्या तुम्हें पता भी है कि बाहर कितनी आंखें उस पर टिकी हुई हैं? तुम्हें अंदाजा भी है कि गुई फैमिली के वो दो खून चूसने वाले जब इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखेंगे तो क्या करेंगे? वो न जाने क्या क्या क्रेजी हरकतें कर सकते हैं। बस थोड़े से कमर्शियल फायदे के लिए तुमने उसे मुसीबतों के घेरे में धकेल दिया। पे युआन ने अपने दांत पीसे और पलटकर जवाब दिया, ये मार्केटिंग है यार। आज के टाइम में इंटरनेट ट्रैफिक ही सब कुछ है। अगर हम खुद पहल नहीं करेंगे तो क्या हम दूसरों के उसकी प्राइवेट लाइफ में ताक झांक करने का वेट करेंगे? अभी तो पूरा इंटरनेट उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है। सब इस बात से जल रहे हैं कि हमारे पास इतना कूल छोटा भाई है। इसमें बुरा क्या है? लिविंग रूम के बीचों बीच दोनों औरतें बुरी तरह बहस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में चिंगारियां उड़ रही हो। मामला बिगड़ता देख मैं चुपके से एनकी के पास खिसक गया और एनकी ने बिना ऊपर देखे मुझे ठंडे कटे हुए तरबूज का बॉक्स पकड़ा दिया। चाहिए? मैंने फोर्क उठाया, एक पीस फंसाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। ये अक्सर ऐसे ही करती हैं। एनकी ने अपना चश्मा ऊपर सरकाया। उसकी टोन एकदम ठंडी थी। हर महीने में कुछ बार तो ऐसा होता ही है। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। पर इस बार पे युआन सच में हद पार कर गई। सीयू लियू ने अभी अभी एक एंटीक वाज तोड़ दिया जिसकी कीमत 3 मिलियन थी। मैंने कोने में पड़े उन चीनी मिट्टी के टुकड़ों को देखा और सहम कर पीछे हट गया। जब औरतें बहस करती हैं ना, तो भाई कतई खौफनाक सीन होता है, खासकर ऐसी औरतें जो हजारों करोड़ के एसेट्स कंट्रोल कर रही हो। वैसे देखा जाए तो पेई युआन ने जो कहा वो भी कुछ गलत नहीं था। हाइप तो पहले ही कतई लेवल पर पहुंच चुकी है। अब इसे दबाना एकदम इम्पॉसिबल है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। बस बहुत हुआ। लियू रुयान कतई ठंडी आवाज में चिल्लाई और उसने सीधा पेई युआन की बात काट दी। उसने मुड़कर देखा और उसकी नजर सीधा मुझ पर पड़ी, जो मजे से तरबूज में मुंह मार रहा था।